कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल ऑडियो प्रोसेस आउटलाइन। बेसिकली डिजिटल ऑडियो फंडामेंटल्स का ही सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हम डिजिटल ऑडियो के बारे में बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल ऑडियो प्रोसेस आउटलाइन, टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो सबसे पहले है डिजिटल रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड। व्हाट इज डिजिटल रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड? साउंड बेसिकली क्या है? डिजिटल रिकॉर्डिंग यदि की जा रही है तो साउंड जो है 1 और 0 के फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है, मतलब डिजिटल रूप में रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन बिफोर स्टोरिंग इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल कन्वर्जन ऑफ साउंड किया जाता है, मतलब डिजिटाइजेशन ऑफ साउंड किया जाता है। बेसिकली यदि साउंड को डिजिटल रूप में स्टोर करने से पहले उसका डिजिटल कन्वर्जन किया जाता है, जिसे डिजिटाइजेशन ऑफ साउंड कहते हैं। और साउंड के डिजिटाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं? स्टेप्स ऑफ डिजिटाइजेशन वो हैं सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एलियाजिंग और एनकोडिंग। तो बेसिकली जो स्टेप्स ऑफ डिजिटाइजेशन है वो हैं सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। एलियाजिंग एक स्टेप है। तो इन स्टेप्स के बारे में हम आगे देखेंगे। ये स्टेप्स हमने इससे पहले भी जो सब्जेक्ट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपने पढ़े भी होंगे। तो उन्हीं का जस्ट एक रिवीजन है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिजिटाइजेशन। बेसिकली किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप यूज करते हैं, वही स्टेप्स हैं हमारे डिजिटाइजेशन की। और जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होगा तब तक हम डिजिटल रूप में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमें साउंड की डिजिटल रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें साउंड को 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 और 0 के फॉर्म में साउंड रिकॉर्ड की जाती है और डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने से पहले हमें साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिसे डिजिटाइजेशन ऑफ साउंड कहते हैं। और स्टेप्स ऑफ डिजिटाइजेशन है सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एलियाजिंग, एनकोडिंग। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इसकी देख लेते हैं हिस्ट्री में ये है कि जब से थॉमस एडिसन ने पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी वो 1877 में की थी। थॉमस एडिसन ने 1877 में फर्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन ए फॉयल कवर्ड सिलेंडर पर की थी। सिंस थॉमस एडिसन मेड द फर्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन ए फॉयल कवर्ड सिलेंडर इन 1877, द फील्ड ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग हैज़ ग्रोन एंड मैच्योर्ड ए लॉट। मतलब उसके बाद काफ़ी समय तक हमारा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का फील्ड है वो डेवलप हुआ है। और उसके बाद आफ्टर मैनी 100 ईयर्स एनालॉग ऑडियो जो है मैच्योर स्टेट में पहुंच गई थी। तब एडिशन प्रोसेस एंड मैनी अदर्स दैट फॉलोड वर ऑल रेज्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑडियो सिग्नल फ्रॉम ए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद द रिकॉर्डिंग मीडिया। दिस इज द रियल्म ऑफ एनालॉग ऑडियो। मतलब ये बेसिकली एनालॉग ऑडियो का जो प्रोसेस था वो 100 ईयर्स में लगभग मैच्योर हो गया था। तो उसके बाद एनालॉग ऑडियो एक मैच्योर स्टेट में पहुंच गई थी। और ये बेसिकली एडिशन के प्रोसेस और अन्य प्रोसेस जो भी थे वो सब जो है रिप्रोडक्शन ऑफ ऑडियो सिग्नल फ्रॉम ए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद द रिकॉर्डिंग मीडिया, इसके आधार पर काम करते थे। तो इसके बाद हुआ ये कि इसकी सभी शॉर्ट कमेंट्स को एड्रेस किया जा चुका था तब तक, और जहाँ तक एवरेज कंज्यूमर के लिए फाइनेंशियली अफोर्डेबल था। मतलब यदि और शॉर्ट कमिंग्स थी उसकी तो उसको रिमूव करना था तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता था, तो उसको जो एवरेज कंज्यूमर है वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो अब डिजिटल फॉर्म में आने की जो कारण है उसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली ऑडियो जो एनालॉग फॉर्म थी उसमें क्या क्या कमियां थी जो डिजिटल द्वारा दूर की गई हैं। तो बेसिकली शॉर्ट कमिंग ऑफ एनालॉग ऑडियो सिग्नल, एक तो एनालॉग वेव जो है नॉइज एवं एनालॉग सिग्नल में डिफ्रेंशिएट कर पाना संभव नहीं हो पाता था कि ये नॉइज है या बेसिकली आपका सिग्नल है, एनालॉग ऑडियो सिग्नल है। और एवरी कॉपी मोर नॉइजी देन इट्स ओरिजिनल। मतलब यदि हम एनालॉग की कॉपी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, और ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है।
मतलब वो ओरिजिनल कॉपी से ज़्यादा नॉइजी होती है। रीज़न क्या होता है, प्लेबैक और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म मस्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट द मीडिया। प्रत्येक पास के बाद मीडिया डैमेज होती है। मतलब अभी हमने बताया था कि बेसिकली एडिशन प्रोसेस और जितने प्रोसेस थे वो किस बेस पे थे, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑडियो सिग्नल फ्रॉम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद द रिकॉर्डिंग मीडिया। मतलब आपका जो रिकॉर्डिंग मीडिया है उसके साथ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होना ही होना था। तो प्लेबैक और रिकॉर्डिंग दोनों के समय पे ही फिजिकली कॉन्टैक्ट होना था मीडिया से, तो इसलिए मीडिया क्या होती है, हर एक पास के बाद डैमेज होती है। तो इसलिए बेसिकली वो क्या होता है, जब भी उसकी कॉपी बनेगी तो उसकी प्लेबैक होगी या रिकॉर्डिंग होगी तो उसको कहीं ना कहीं मीडिया डैमेज होगी और उसमें कहीं ना कहीं नॉइज एक्स्ट्रा आएगा, तो वो हर एक कॉपी उसकी ज़्यादा नॉइजी हो जाती थी। टोटल सिस्टम नॉइज बेसिकली क्या आता है, वो समेशन होता है। प्रत्येक कंपोनेंट से सिग्नल पाथ में उत्पन्न होने वाले सभी डिस्टोर्शन व नॉइज का समेशन होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉग इक्विपमेंट इज नॉट फ्लैट, ये भी एक कारण होता है। हमने पहले देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट न होने का क्या मतलब होता है, कि वो हर एक फ्रीक्वेंसी पर समान रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब उसका आउटपुट बट इनपुट सेम नहीं है फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। लिमिटेड 60 dB डायनेमिक रेंज होती है। 30 dB चैनल सेपरेशन होता है। अफेक्ट्स स्टीरियो इमेजिंग एंड स्टेजिंग। अब बात करते हैं डिजिटल ऑडियो के उपरोक्त शॉर्टकमिंग्स को दूर करता है। बेसिकली नॉइज और डिस्टोर्शन को वास्तविक सिग्नल से पृथक किया जा सकता है डिजिटल फॉर्म में। अब मेन चीज़ आती है इसकी डिजिटाइजेशन ऑफ साउंड के स्टेप जो हमने बताए थे, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग। सबसे पहला स्टेप है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में इस फिगर को देख सकते हैं 3.6। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा एक वास्तविक सिग्नल है MT, जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ओरिजिनल सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। अब इसमें जो दूसरा फिगर है वो एक पल्स ट्रेन है। यह जब पल्स जब यह पल्स आएगी तभी वास्तविक सिग्नल का सैंपल लिया जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ पर इसकी पल्स की प्रेजेंस है, जहाँ एब्सेंट है वहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी, जहाँ प्रेजेंस है वहाँ वहाँ वास्तविक सिग्नल सैंपल लिया जाएगा। बेसिकली हम MT और PT की मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारा थर्ड सिग्नल बन रहा है। सैंपल किए गए सिग्नल या सैंपल सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दिस इज सैंपल टाइम या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। मतलब टाइम में जो है ये डिस्क्रीट है, कुछ समय अंतराल या कुछ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ही वैल्यू है, बाकी टाइम पर वैल्यू नहीं है। जो हमारा बेसिक सिग्नल था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जिसकी सैम्पलिंग करनी है, उसको पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई किया गया है और आउटपुट में जो है वो सैंपल सिग्नल मिला है जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। मतलब उसकी वैल्यूज़ तो कंटिन्यूस हैं, मतलब और जो टाइम एक्सिस है वो डिस्क्रीट हो गया है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ही वैल्यू मिल रही है अकॉर्डिंग टू द पल्स ट्रेन प्रेजेंस। जहाँ जहाँ पल्स ट्रेन प्रेजेंट है वहाँ वहाँ ही वास्तविक सिग्नल सैंपल लिया गया है। तो न्यूक्विस्ट रेट क्या कहता है, बेसिकली इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो सैंपल किया गया है उसमें पल्स ट्रेन का जो एम्पलीट्यूड है वो ऑडियो सिग्नल के समानुपाती हो गया है, जैसे कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता था पैम की भांति। अब बात करते हैं न्यूक्विस्ट शैनन सैम्पलिंग थ्योरम या बेसिकली न्यूक्विस्ट रेट क्या होता है। तो सैम्पलिंग दर को न्यूक्विस्ट रेट से अधिक रखा जाता है। न्यूक्विस्ट जो रेट है या न्यूक्विस्ट दर है वो बेसिकली है क्या, 2 ओमेगा है। ओमेगा क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का उच्चतम आवर्ती घटक। मतलब जो सिग्नल बेसिकली हमारा बेस बैंड सिग्नल है, या समझ लीजिए कि यहाँ पर इस फॉर्म में हमारा जो कंटिन्यूस सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, मतलब बेसिकली हमारे जो ऑडियो एनालॉग सिग्नल है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है। तो हमें सैम्पलिंग रेट जो रखना पड़ेगा 2 ओमेगा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये एज पर शैनन सैम्पलिंग थ्योरम है, ताकि सभी सैंपल से मूल सिग्नल को पुनः रिकवर किया जा सकता है। मतलब जो हमारा सैंपल्स हैं आएंगे उससे वापस हमारा सिग्नल भी तो मिलना चाहिए भाई। हम बेसिकली सैम्पलिंग करके क्वांटाइजेशन करके और उसके बाद एनकोडिंग करके उसे स्टोर करेंगे, वापस प्लेबैक जब करेंगे तो हमारा मूल सिग्नल भी वापस मिलना चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा यदि हमने सैम्पलिंग के टाइम पे सैम्पलिंग रेट 2 ओमेगा से ज़्यादा रखी है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द बेस बैंड सिग्नल या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कह रहे हैं। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से भी समझ सकते हैं कि जो सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है।
जो कि पल्स ट्रेन की एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है, इसलिए उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्यों कहते हैं, इसको आप पीसीई में प्रिंसिपल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में अपना देख सकते हैं। ये सब जो टर्म्स हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये सब आपने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, इसे आप वहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ओमेगा जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। इसके 2 गुने से ज़्यादा हमें सैम्पलिंग रेट रखना चाहिए। तो बेसिकली सैम्पलिंग है क्या, सैम्पलिंग की सहायता से एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में बदला जाता है। दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल पैम सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो बेसिकली सैम्पलिंग क्या कर रही है, कंटिन्यूस टाइम टू डिस्क्रीट टाइम कन्वर्जन कर रही है। व्हाट इज क्वांटाइजिंग, हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो आ ही गया है। तो डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल है, मतलब उसमें वैल्यू जो है कंटिन्यूस है, लेकिन इंस्टेंट जो है हमारे डिस्क्रीट है, जो टाइम इंस्टेंट है, उसको क्वांटाइजेशन क्या करता है, डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड में कन्वर्ट कर देता है। डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सिग्नल के जो वैल्यूज थे वो इनफाइनाइट थे, कुछ वैल्यू ले सकता था, अब वो सिग्नल के कुछ निर्धारित मान ही हो सकते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। बेसिकली सैम्पलिंग के पश्चात जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू होते हैं। कंटिन्यूस वैल्यू का मतलब है कि प्रत्येक सैंपल के मान पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और वह अनंत संभव मानों में से कोई भी मान ले सकता है। अब डिस्क्रीट वैल्यू से मतलब है कि सिग्नल के कुछ निर्धारित मान ही होते हैं और उन निर्धारित मानों में से ही कोई एक मान सिग्नल जो है वो ले सकता है। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि क्वांटाइजर का इनपुट यदि 0 से 0.5 के बीच में है, तो हमने मान लिया कि उसका आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगा। 0.5 से 1.5 है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, 1.5 से 2.5 है तो 2 रहेगी, 2.5 से 3.5 है तो 3 रहेगी, ऐसे ही 6.5 से 7.5 है तो 7 रहेगी। ये हमने फिक्स की है क्वांटाइजर के डिज़ाइन में कि क्वांटाइजर क्या करेगा, कुछ जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वही आउटपुट में उसकी आएंगी। मतलब सिग्नल के कुछ निर्धारित मान ही होते हैं, यदि सिग्नल की वैल्यू इन रेंज में है, पर्टिकुलर किसी रेंज में है, तो उसका आउटपुट इस वैल्यू पर राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक सैंपल के मान को उसके निकटतम निर्धारित मान पर राउंड ऑफ कर दिया जाता है, अर्थात अनंत संभव मानों वाले सिग्नल को पूर्व निर्धारित मानों मतलब लिमिटेड मानों में से ही किसी एक मान पर बदलना जो है हमारा क्वांटाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इस एग्जांपल में हमने जो दिखाया है, क्वांटाइजर के 8 निर्धारित मान है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वोल्ट। तो इनपुट का मान कुछ भी हो, उन्हें इन 8 मानों में से ही किसी एक मान पर राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसके वैल्यू 2.6 वोल्ट है, तो 2.5 से 3.5 के बीच में वो इसको 3 पर राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। अब बेसिकली यही चीज़ हमने यहाँ पॉइंट वाइज लिखी भी है कि प्रत्येक सैंपल के मान को उसके निकटतम निर्धारित मान पर राउंड ऑफ कर दिया जाता है। बेसिकली अनंत संभव मानों वाले सिग्नल को पूर्व निर्धारित लिमिटेड मानों में से किसी एक मान पर बदलना ही क्वांटाइजेशन कहलाता है। अब बात करते हैं क्वांटाइजर के इनपुट आउटपुट अभिलक्षण और क्वांटाइजर के इनपुट आउटपुट तरंग वेव फॉर्म के बारे में। तो ये क्वांटाइजर की इनपुट आउटपुट अभिलक्षण है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि इनपुट यदि इस रेंज में है तो आउटपुट ये है। इसी टेबल के हेल्प से जो हमने बनाई थी उसी के हेल्प से हम इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं। इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि 0 से यदि हमारा 0.5 तक है तो आउटपुट कुछ नहीं है, 0 है। उसके बाद 0.5 से 1.5 के बीच में जो है आउटपुट 1 वोल्ट है, और उसके बाद 1.5 से 2.5 के बीच में 2 वोल्ट है, एंड सो ऑन। 6.5 से 7.5 वोल्ट है तो आउटपुट जो है 7 वोल्ट है। ये है क्वांटाइजर की इनपुट आउटपुट अभिलक्षण। तो ये बेसिकली स्टेयर केस टाइप के हैं। क्वांटाइजर के इनपुट आउटपुट अभिलक्षण कहते हैं स्टेयर केस शेप के हैं, सीढ़ी नुमा होते हैं। क्वांटाइजर की इनपुट आउटपुट अभिलक्षणों से जो स्पष्ट है वो यही है कि इनपुट यदि 0 से 0.5 के बीच में है तो उसे राउंड ऑफ करके 0 कर दिया गया है, और 0.5 से 1.5 के बीच में तो राउंड ऑफ करके 1 वोल्ट कर दिया जाएगा, एंड सो ऑन।
इसको टेबल से भी मैच कर सकते हैं। और अब इसमें ये भी देख सकते हैं कि इनपुट यदि 0.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के मध्य कुछ भी हो तो आउटपुट जो है 1 वोल्ट ही रहेगी। अतः आउटपुट का मान जो है निर्धारित मानों में से एक ही होगा। ठीक है। अब इसमें जो है हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये वेव फॉर्म के फॉर्म में देखेंगे कि बेसिकली यदि हमने कोई सिग्नल था हमारा, उसको क्वांटाइज किया तो क्या होगा। ये तो एक ग्राफ है कि इससे इसके बीच में ये होगा, तो ये हमें डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन यदि हमारा बेसिक सिग्नल था, जो सैंपल सिग्नल था, उसको देखें और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के रिस्पेक्ट में इसको कंपैरिजन करें, जो क्वांटाइज सिग्नल आया है, इनपुट सिग्नल और क्वांटाइज इनपुट सिग्नल के बीच में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। क्वांटाइजर के इनपुट आउटपुट तरंग, डॉटेड लाइन जो है वो इनपुट तरंग है और सॉलिड लाइन जो है वो आउटपुट तरंग प्रदर्शित करती है। तो बेसिकली जो है इसमें जो दिखाई दे रहा है वो लेवल्स जो हैं वो आपके जो डॉटेड लाइन है वो क्वांटाइजर का आउटपुट है। मतलब बेसिकली 0 से 0.5 के बीच को 0 कर दिया गया है, 6.5 से 7.5 के बीच को 7 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं क्वांटाइजर का जो आउटपुट है वो इनपुट सिग्नल से डिफर कर रहा है, लेकिन उसका मैक्सिमम डिफरेंस क्या होता है वो भी देख सकते हैं। इसको बेसिकली क्वांटाइजर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेयरकेस शेप में होते हैं। व्हाट इज स्टेप साइज, जो डिफरेंस होता है इनपुट और क्वांटाइजर आउटपुट में, उसको स्टेप साइज के फॉर्म में परिभाषित किया जाता है। व्हाट इज स्टेप साइज, दो निकटतम लेवल्स के मध्य का अंतर क्वांटम या स्टेप साइज कहलाता है। उसी के टर्म्स में हम क्वांटाइजेशन नॉइज या क्वांटाइजेशन एरर या इनपुट जो क्वांटाइजर का है और आउटपुट जो है उसके डिफरेंस की बात करते हैं। तो स्टेप साइज को जानना जरूरी है। स्टेप साइज क्या है, दो लेवल्स के बीच का, मतलब जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने देखा था कि टेबल को देख लेते हैं। ये आपकी टेबल है, इसमें पहला लेवल 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है, चौथा 3 है। तो किन्हीं भी दो निकटतम जो लेवल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल 3 और 4, निकटतम 3 और 4 हैं, इनके बीच का अंतर 1 वोल्ट है। सभी में 1 वोल्ट ही आएगा, किन्हीं भी दो निकटतम वालों के बीच में। तो ये कहलाता है स्टेप साइज। दो निकटतम लेवल्स के मध्य का अंतर क्वांटम या स्टेप साइज कहलाता है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन नॉइज, ये क्वांटाइजेशन एरर भी कहते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन सैंपल वैल्यू एंड क्वांटाइज वैल्यू, मतलब सैम्पलिंग के बाद जो वैल्यू आई थी वो सैंपल वैल्यू है, और क्वांटाइजेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्वांटाइज वैल्यू है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्वांटाइजेशन एरर कहलाता है या क्वांटाइजेशन नॉइज कहलाता है। नॉइज जो है उसको कम होना चाहिए, बेसिकली डिफरेंस जो है कम होना चाहिए। वास्तविक सिग्नल ही हमारे पास पहुंचना चाहिए रिकॉर्डिंग में भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नॉइज ज़रूर रहता है। तो उसको कम करना है तो उसका तरीका होता है जो हमारे लेवल्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए। तो हर एक जो राउंड ऑफ जो वैल्यू हो रही है, वो जो जिस राउंड ऑफ की वजह से जो नॉइज आ रहा है वो कम हो जाएगा। यदि निर्धारित स्तरों की संख्या, लेवल्स की संख्या बढ़ा दी जाए तो इससे क्वांटाइजेशन नॉइज को कम किया जा सकता है। मैक्सिमम जो वो होता है इसमें डेल्टा/2 होता है, जो हमारा बेसिकली क्वांटाइजेशन एरर होती है वो मैक्सिमम डेल्टा/2 होती है। और पीसीएम सिस्टम में बेसिकली यदि देखें एसएनआर आउटपुट में निकालेंगे तो डीबी में यदि निकालते हैं तो एसएनआर क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशो। नॉइज है और सिग्नल है तो उनका रेशो भी निकालना होगा। तो उसकी वैल्यू आती है 10 log base 10 एसएनआर इक्वल टू 1.8 + 6n। व्हाट इज एन, एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर बाइनरी कोड फॉर क्वांटाइजेशन। बेसिकली हमने क्वांटाइजेशन किया है तो इसको हम फिर बाइनरी में भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारी जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ बिट्स हैं जो यूज़ की गई हैं वो हैं n नंबर ऑफ बिट्स हैं यूज फॉर बाइनरी कोड फॉर क्वांटाइजेशन। जो क्वांटाइज वैल्यू आई है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में जितनी बिट्स लगी हैं वो नंबर ऑफ बिट्स हैं हमारी n। तो n यदि बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे तो एसएनआर जो है बढ़ जाएगा, वो दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले से भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही एसएनआर बढ़ेगा सिग्नल टू नॉइज रेशो बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा बिट लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ बिट्स की संख्या अधिक होने पर अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, क्योंकि बैंडविड्थ का मान जो है
नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है ये सब आप प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप देख चुके हैं डिटेल में, वहाँ से एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। एनकोडिंग, व्हाट इज एनकोडिंग? एनकोडिंग बेसिकली क्या है? क्वांटाइजेशन के पश्चात जो सिग्नल है उसमें कुछ निर्धारित स्तर होते हैं और प्रत्येक निर्धारित स्तर का एक बाइनरी कोड होता है और बेसिकली क्वांटाइज सिग्नल को बाइनरी रूप में कन्वर्ट किया जाना है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन प्रोसेस कहलाता है, ये आपका एनकोडिंग है। ठीक है, बेसिकली क्वांटाइज सिग्नल को बाइनरी ट्रेन में के फॉर्म में चेंज करना एनकोडिंग कहलाता है। अब इस बाइनरी सिग्नल को उचित इलेक्ट्रिकल या विद्युतीय प्रारूप दिया जाता है जिससे वो इजीली ट्रांसमिट हो सके। भाई हमारे 1 और 0 है वो तो ट्रांसमिट होने के नहीं है, ट्रांसमिट तो हमारा वायर के थ्रू होना है, तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना किया जाना जरूरी है। तो बाइनरी सिग्नल को उचित विद्युतीय प्रारूप दिया जाता है ताकि वो इजीली ट्रांसमिट हो सके। अब कुछ फॉर्मेट होते हैं जो हमारे डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग के कुछ फॉर्मेट हैं, उनको एक एक करके देख जाएंगे और उनका डायग्राम में देख जाएंगे। पहला होता है ऑन ऑफ कोडिंग। ऑन ऑफ कोडिंग में क्या होता है, हमारा 0 है तो उसमें कोई पल्स नहीं भेजी जाएगी और 1 है तो उसमें एक पॉजिटिव पल्स भेजी जाएगी। इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये डायग्राम है बाइनरी डाटा की विद्युत तरंगें हैं। ए पार्ट जो है वो ऑन ऑफ कोडिंग है। ऑन ऑफ कोडिंग में देख सकते हैं हमारी बाइनरी जो पल्स ट्रेन थी वो 11 0 0 0 1 0 1 1 0 1 है। तो जहाँ भी 1 है वहाँ पॉजिटिव पल्स है, जहाँ 0 है वहाँ कोई पल्स नहीं है। ए पार्ट में ये देख सकते हैं, ये हमारी ऑन ऑफ कोडिंग है। दूसरी कोडिंग हमारी पोलर कोडिंग है। तो पोलर कोडिंग में क्या होता है, 1 को पॉजिटिव पल्स से और 0 को नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देख सकते हैं हमारी जहाँ 1 1 है वहाँ पॉजिटिव पल्स है, 1 पॉजिटिव पल्स, 0 है वहाँ नेगेटिव पल्स है। इसके बाद थर्ड है रिटर्न टू 0 कोडिंग। रिटर्न टू 0 कोडिंग में क्या होता है, 1 को जो है 1 के लिए आधी पॉजिटिव पल्स भेजी जाती है और 0 के लिए कोई पल्स नहीं भेजी जाती। मतलब पोलर वाला ही जैसा है 0 पर, इसमें जो है ऑन ऑफ जैसा है, ऑन ऑफ में 0 पर कोई पल्स नहीं थी, 1 के लिए पॉजिटिव पल्स थी, लेकिन इसमें 1 के लिए क्या है आधी पल्स भेजी जा रही। तो रिटर्न टू 0 कोडिंग डायग्राम से देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। रिटर्न टू 0 का मतलब यह है कि हमारी ऑन ऑफ में 1 पे कंप्लीट पल्स होती थी उसमें और पॉजिटिव पल्स होती थी, और रिटर्न टू 0 में क्या है, पल्स तो आएगी पॉजिटिव लेकिन आधे समय के लिए पॉजिटिव आएगी, आधे समय के लिए 0 आएगी और 0 के लिए कोई पल्स नहीं होगी। तो सी पार्ट हमारा रिटर्न टू 0 कोडिंग के लिए दिखाया गया है। इसमें हम जूम करके देख भी सकते हैं कि 1 के लिए पॉजिटिव पल्स जो है आधे समय के लिए आ रही है, फिर 0 हो जा रही है, फिर 1 है इसलिए पॉजिटिव पल्स आधी आ रही है, फिर 0 हो जा रही है, और 0 के लिए 0 0 है, आगे फिर 1 आई है 3 0 के बाद, तो 1 पे पॉजिटिव पल्स आधी आई है फिर 0 हो गई है, मतलब वो आधे समय के लिए पॉजिटिव है, आधे समय के लिए कोई पल्स नहीं है। ऐसा 1 को रिप्रेजेंट किया गया है और 0 के लिए कोई पल्स है ही नहीं। ठीक है, और भी टाइप की जो है हमारी ये फॉर्मेट होते हैं डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग के, उसमें 2 और देख लेते हैं। फोर्थ है बाइपोलर कोडिंग। बाइपोलर कोडिंग में क्या होता है, 0 पर कोई पल्स नहीं होती है और 1 के लिए क्या होता है, पहली बार यदि 1 आता है तो एक बार पॉजिटिव पल्स भेजेंगे, फिर अगला 1 आएगा उसके लिए नेगेटिव पल्स भेजी जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0 के लिए कोई पल्स नहीं, 1 के लिए पहली बार यदि 1 आता है तो उसके लिए पॉजिटिव पल्स, और फिर अगली बार जब 1 आएगा तो नेगेटिव पल्स, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब फिर 1 आएगा फिर पॉजिटिव पल्स, फिर 1 आएगा तो नेगेटिव पल्स। तो वैसे समझ सकते हैं एक बार डायग्राम से भी। बाइपोलर कोडिंग डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या हो रहा है, जब 1 आ रहा है पहली बार तो पॉजिटिव पल्स है, फिर अगला 1 आ रहा है तो नेगेटिव पल्स है, और 0 के लिए कोई पल्स नहीं है, फिर अगला 1 आएगा तो पॉजिटिव पल्स, फिर 0 के लिए कोई पल्स नहीं, फिर 1 है तो नेगेटिव पल्स, फिर अगला 1 है तो पॉजिटिव पल्स। ठीक है, उसके बाद 0 के लिए कोई पल्स नहीं, फिर 1 है तो नेगेटिव पल्स, मतलब अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव। स्टार्टिंग करते हैं पॉजिटिव से 1 के लिए, 0 के लिए कोई पल्स नहीं है। फिफ्थ है मानचेस्टर, और इसका दूसरा नाम होता है स्प्लिट फेज कोडिंग। इसमें
कुछ स्पेशल है, इसको ध्यान से देखेंगे एक बार। पहली बार 1 आता है तो आधी पॉजिटिव पल्स, दूसरी बार 1 आता है तो आधी नेगेटिव पल्स, मतलब इसमें आधा कर दिया गया उस चीज़ को, ठीक है, जो हमारा बाइपोलर में हो रहा था। 1 के लिए आधी पॉजिटिव पल्स, फिर 1 के लिए आगे 1 के लिए आधी नेगेटिव पल्स, मतलब रिटर्न टू जीरो भी हो रहा है उसमें साथ साथ, ठीक है, और बाइपोलर भी हो रहा है। लेकिन जीरो का उल्टा है, जीरो केस में ऐसा नहीं है, जीरो में जस्ट उल्टा है 1 का। पहली बार जीरो है तो आधी नेगेटिव पल्स, अगली जीरो है तो आधी पॉजिटिव पल्स, मतलब 1 के लिए पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, जीरो के लिए नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव ये होगी 1 के लिए, और जीरो वाले केस में आधी पहले नेगेटिव पल्स और दूसरी बार जीरो आएगी तो आधी पॉजिटिव पल्स। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मानचेस्टर और स्पीड फेज कोडिंग में क्या हो रहा है, पहली बार 1 आ रहा है तो आधी पॉजिटिव पल्स, अगली बार 1 आ रहा है तो आधी नेगेटिव पल्स, और जीरो के लिए पहली बार जीरो आ रहा है तो आधी पॉजिटिव नेगेटिव पल्स, अगली बार जीरो आ रहा है तो आधी पॉजिटिव पल्स यूज की जाती है। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इसमें मैं एक बार आपको थोड़ा सा करेक्शन बताना चाहूँगा। मानचेस्टर और स्प्लिट फेज कोडिंग में यदि 1 है तो इसमें हो क्या रहा है, पहले आधी नेगेटिव पल्स भेज जाएगी, 1 के लिए पहले आधी पॉजिटिव पल्स फिर आधी नेगेटिव पल्स, मतलब ऐसा नहीं है जो लिखा है इसमें कि एक बार 1 फिर अगला 1, ऐसा नहीं है, इसमें खाली 1 के लिए ही है। इसमें करेक्शन है, करेक्शन ये है कि 1 के लिए एक आधी पॉजिटिव पल्स आधी नेगेटिव पल्स, और जीरो के लिए पहले आधी नेगेटिव पल्स और जीरो के लिए आधी, फिर उसके बाद आधी पॉजिटिव पल्स, मतलब 1 यदि आ रहा है तो आधी पॉजिटिव आधी अगली नेगेटिव पल्स। जीरो के लिए जस्ट उल्टा, पहले आधी नेगेटिव पल्स फिर आधी पॉजिटिव पल्स भेज जाएगी। तो इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि 1 यदि है तो उसमें क्या है, पहले आधी पॉजिटिव फिर आधी नेगेटिव, फिर 1 है तो आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव, जीरो है तो पहले आधी नेगेटिव फिर आधी पॉजिटिव, जीरो है तो आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि जीरो ट्रांसमिट करने हेतु पहले आधी नेगेटिव पल्स तत्पश्चात आधी पॉजिटिव पल्स भेजी जाती है। 1 ट्रांसमिट करने हेतु पहले आधी पॉजिटिव पल्स तत्पश्चात आधी नेगेटिव पल्स भेजी जाती है। इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। टाइम कंप्रेशन और एक्सपेंशन वह प्रोसेस होता है जिसमें दी गई साउंड फाइल को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस द्वारा स्पीड अप या स्लो डाउन किया जा सकता है, मतलब बेसिकली जिससे कि वह क्रमशः कम समय या अधिक समय में प्लेबैक की जा सके। बेसिकली हो क्या रहा है, यदि हम टाइम कंप्रेशन कर रहे हैं तो उसको कम समय में प्लेबैक किया जा सकता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा स्पीड अप किया जाता है। और एक्सपेंशन किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है, ताकि प्लेबैक करते समय उसको अधिक समय में प्लेबैक किया जा सके। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस द्वारा साउंड फाइल को स्लो डाउन किया जा सकता है। तो ऐसे ही जैसे कि हमारा टाइम स्केलिंग होता है, हमने जो है ये पीसी में भी पढ़ा होगा और सिग्नल सिस्टम वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हैं इसको, कि कैसे हम बेसिकली सब स्केलिंग कर रहे हैं। ये स्केलिंग मतलब जैसे हम ग्राफ में भी स्केलिंग करते हैं ना, उसी टाइप से है कि सिग्नल को जो है बड़ा करके देखना है या छोटा करके देखना है। उसी लिए ये हमारा कंप्रेशन है, जो कंप्रेस कर रहे हैं, बड़े सिग्नल को छोटे ग्राफ पर ला रहे हैं, छोटे एक्सिस पर ला रहे हैं। एक्सपेंशन में हम जो है एक्सिस को एक तरह से बढ़ा रहे हैं, हम उसको सिग्नल को स्लो डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो अधिक समय में प्लेबैक की जा सकती है साउंड फाइल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, द स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन ऑफ एन ऑडियो रिकॉर्डिंग विदाउट चेंज इन द पिच इज कॉल्ड ऑडियो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। स्पीड अप कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा ऑडियो कंप्रेशन है, और यदि हम इसे स्लो डाउन कर रहे हैं तो हमारा वो एक्सपेंशन है। थैंक यू।